हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गैसियस स्टेट का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वांडरवॉल्स इक्वेशन अर्थात वांडरवॉल्स समीकरण। आइडियल गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन दी गई अर्थात आदर्श गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं और उनके व्यवहार को PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन के द्वारा हम शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। परंतु हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो रियल गैसेस हैं वो सभी ताप और दाब की जो कंडीशंस हैं ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर प्रदर्शित या शो नहीं कर पाती हैं। यानी सभी ताप एवं दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती हैं। वो आदर्श व्यवहार से वो विचलन प्रदर्शित करती हैं और यह विचलन जो है उस विचलन के हमने लास्ट लेक्चर में दो कारण पढ़े। पहला कारण जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो पॉस्टुलेट अर्थात अवधारणा, पहली अवधारणा ये थी कि गैस अणुओं का कुल आयतन गैस अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यह अवधारणा गलत साबित हुई। तथा दूसरी जो पॉस्टुलेट है कि गैस अणुओं के मध्य अट्रैक्शन फोर्सेस शून्य अर्थात नेग्लिजिबल होते हैं। यह अवधारणा भी गलत साबित हुई। कब? हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर। ये दोनों ही अवधारणाएं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर तो सही साबित हुई, परंतु हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर यह गलत साबित हुई। तो हम ये कहते हैं कि इस जो यह जो कॉजेज हैं, डेविएशन विचलन है, इस विचलन को दूर करने के लिए अर्थात इन अवधारणाओं को जो है इनमें सुधार किए गए। और वांडरवाल ने क्या किया? वांडरवाल ने इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस के लिए प्रेशर करेक्शन किया। इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए तो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल थे उनके लिए तो प्रेशर करेक्शन किया यानी दाब में संशोधन किया। तथा अणुओं के आयतन यानी गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य है, इस आयतन के लिए इन्होंने आयतन संशोधन किया यानी वॉल्यूम करेक्शन किया। तथा वॉल्यूम करेक्शन करके समीकरण वांडरवाल समीकरण को व्युत्पन्न किया। तो क्या किया वांडरवाल ने? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए तो दाब संशोधन यानी प्रेशर संशोधन किया, है ना, प्रेशर करेक्शन किया। तथा वॉल्यूम अणुओं के आयतन के लिए इन्होंने क्या किया? वॉल्यूम में करेक्शन किया यानी वॉल्यूम करेक्शन किया। तो हम दोनों करेक्शंस को, दोनों संशोधन को आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन के द्वारा वांडरवाल समीकरण को डिराइव किया गया यानी उसको व्युत्पन्न किया गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉल्यूम करेक्शन की आयतन संशोधन किस प्रकार से किया गया। कि माना दो अणु जो हैं, गैस के अणु जो हैं वो परस्पर निकटतम स्थित हैं यानी एक दूसरे के परस्पर क्लोज स्थित हैं। ये गैस के अणु, पहला अणु ये और दूसरा अणु ये, मतलब किसी गैस, एक मोल गैस का कुल आयतन टोटल वॉल्यूम तो कैपिटल V है। तथा गैस के अणुओं का जो आयतन है, क्योंकि गैस के अणुओं का खुद का आयतन भी नेग्लिजिबल नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है। अतः गैस के अणुओं का जो मूवमेंट का जो स्पेस है वह कैपिटल V यानी कुल आयतन, इसका कुल आयतन कैपिटल V ना होकर इससे कुछ कम होता है। और कितना कम होता है यह हम देखते हैं। तो हमने क्या माना कि कैपिटल V गैस का कुल आयतन है और गैस के अणुओं के मूवमेंट के लिए कुल आयतन V ना होकर कुछ कम होगा, क्योंकि गैस अणुओं का खुद का भी कुछ आयतन होता है। तो वांडरवाल ने यह बताया कि कुल आयतन V में से यदि हम एक करेक्शन राशि, संशोधन राशि B यदि हम उसको माइनस कर दें यानी सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें आइडियल वॉल्यूम प्राप्त होएगा। और यह आइडियल वॉल्यूम जो है, यह आइडियल वॉल्यूम ही गैस के अणुओं के फ्री मूवमेंट के लिए आयतन होगा, है ना, और या हम इसको कहेंगे आदर्श आयतन यानी फ्री आइडियल वॉल्यूम।
और जो करेक्शन जो राशि थी, संशोधन राशि थी, उसको हम बी कहेंगे। और बी जो है, ये संशोधन राशि जो बी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। तो हमने क्या किया कि गैस के अणु, गैस का जो कुल आयतन है उसमें इसे एक संशोधन राशि, एक करेक्शन वैल्यू जो है बी को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और इस प्रकार से हमें जो वॉल्यूम प्राप्त हुआ वह आइडियल वॉल्यूम प्राप्त हुआ, अर्थात वह वॉल्यूम जिसमें कि गैस के अणुओं के मूवमेंट के लिए फ्रीली अवेलेबल था, यानी पूर्ण रूप से अवेलेबल, पूर्ण रूप से उपलब्ध था। तो अब हम ये कहते हैं कि जो संशोधन राशि बी है, करेक्शन वैल्यू बी है, उसकी हम किस प्रकार से गणना करें, बी की गणना। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, संशोधन राशि बी की किस प्रकार से गणना हम करें। इसकी गणना जो है वो गैस के अणुओं के डायमीटर के द्वारा हम कर सकते हैं। संशोधन राशि बी की गणना हम गैस के अणुओं के डायमीटर के द्वारा कर सकते हैं। हमने जो पहले जो पिक्चर में जो देखा था कि गैस माना कि दो अणु, गैस के अणु परस्पर स्पर्श की अवस्था में उपस्थित हैं, इनका जो डायामीटर है, इनका जो गैस के प्रत्येक अणु का जो डायामीटर अर्थात जो व्यास है वो कितना है, सिग्मा है। दोनों ही अणुओं का डायमीटर कितना है, सिग्मा है। और दोनों अणुओं के केंद्रों के सेंटर्स को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी दूरी भी कितनी होगी, सिग्मा ही होगी, क्योंकि सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा। दोनों अणुओं के केंद्रों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दूरी भी कितनी होगी, वह भी सिग्मा ही होगी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो केंद्रों की दूरी सिग्मा होगी, और दोनों ही अणु इस दूरी से अधिक निकट नहीं, सिग्मा दूरी से अधिक निकट नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह परस्पर स्पर्श किए हुए हैं। अर्थात एक अणु का दूसरे अणु के चारों ओर सिग्मा रेडियस के गोले के बराबर आयतन में जाना संभव नहीं होगा। एक दूसरे से सिग्मा रेडियस के बराबर गोले के जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसके अंदर ये घुस नहीं सकते, इसमें नहीं जा सकते। और यही जो है गोला, जिसे हम शेडेड स्फीयर के द्वारा दिखाए गए हैं, और यही स्थिति दूसरे अणु की पहले अणु के प्रति होती है। तो अतः शेडेड स्फीयर का जो आयतन है वही दोनों अणुओं के लिए वर्जित आयतन होगा। शेडेड स्फीयर का आयतन जो है वह दोनों अणुओं के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा। देखिए हमने क्या देखा कि जो शेडेड स्फीयर है वो इस प्रकार से है। ये जो शेडेड स्फीयर का जो आयतन है यह दोनों अणुओं के लिए यही क्या होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यानी वर्जित आयतन होगा। यह शेडेड स्फीयर का जो आयतन है यह दोनों अणुओं के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यानी वर्जित आयतन के बराबर होता है, जिसकी गणना हम इस प्रकार से करते हैं। तो शेडेड स्फीयर का आयतन कितना होगा, शेडेड स्फीयर का आयतन जो होता है, एक अणु का शेडेड स्फीयर का आयतन कितना होगा, हाफ 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, है ना। दो अणुओं के, क्योंकि वह जो यह जो छायांकित गोले शेडेड स्फीयर का जो आयतन है, यह आयतन कितना है, क्योंकि इस शेडेड स्फीयर की जो रेडियस है वो सिग्मा के बराबर है। शेडेड स्फीयर की रेडियस सिग्मा के बराबर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, शेडेड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, छायांकित गोले का आयतन होगा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। 4/3 पाई सिग्मा क्यूब छायांकित गोले का आयतन है, और छायांकित गोले का आयतन जो है यह दो अणुओं के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बराबर है ना। तो दो अणुओं के वर्जित आयतन के बराबर है। अतः एक अणु का वर्जित आयतन कितना होगा, ये छायांकित गोले के आयतन का आधा। तो छायांकित गोले के का आयतन कितना है, 4/3, यानी शेडेड स्फीयर के का वॉल्यूम है 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, और इसका आधा हो गया एक अणु का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। देखिए इस पिक्चर में हमें यह आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो शेडेड स्फीयर है, छायांकित गोले का आयतन है, यह कितना होगा, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है, सिग्मा पे के बराबर है, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। इस छायांकित गोले का आयतन है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, है ना। 4/3 पाई सिग्मा क्यूब के बराबर छायांकित गोले का आयतन है, और सिग्मा क्यूब के बराबर छायांकित गोले का आयतन है। और ये जो छायांकित गोले का आयतन है ये दो अणुओं के लिए वर्जित आयतन है, अर्थात दो अणुओं के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है।
तो 2 अणुओं के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वर्जित आयतन B कितना हुआ 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो एक अणु के लिए वर्जित आयतन यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा, इसका 4/3 पाई सिग्मा क्यूब का आधा एक अणु के लिए वर्जित आयतन होगा। एक अणु के लिए वर्जित आयतन कितना होगा 1/2 ऑफ 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो यही हम उस इक्वेशन में देखते हैं कि एक अणु का वर्जित आयतन हाफ ऑफ 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं 4/6 पाई सिग्मा क्यूब या 2/3 पाई सिग्मा क्यूब कह सकते हैं। और एक अणु का वास्तविक आयतन हमें यह भी पता है कि एक अणु का वास्तविक आयतन कितना होगा, क्योंकि एक अणु की वास्तविक आयतन किसके बराबर होगा, क्योंकि एक अणु की त्रिज्या है, रेडियस है सिग्मा/2, तो एक अणु का वास्तविक आयतन कितना होगा 4/3 पाई सिग्मा/2 का क्यूब। और यह किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 4, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 1/4 ऑफ 4/6 पाई सिग्मा क्यूब के बराबर लिख सकते हैं। और 4/6 पाई सिग्मा क्यूब क्या होगा 2/3 पाई सिग्मा क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली क्या हो गया कि हमने एक अणु का वास्तविक आयतन लिख दिया 1/4 ऑफ 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। और 1/4 ऑफ 2/3 पाई सिग्मा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 पाई सिग्मा क्यूब किसके बराबर है 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो यह है एक अणु का वर्जित आयतन। तो हम ये कह देंगे कि एक अणु का वास्तविक आयतन कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ एक अणु का वर्जित आयतन, यानी एक अणु का वास्तविक आयतन यानी ट्रू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ एक अणु का वर्जित आयतन B। एक अणु का वर्जित आयतन कितना है B, तो 1/4 ऑफ B के बराबर हो जाता है। तो हम ये कह देते हैं कि एक अणु का वर्जित आयतन जो है, अब एक अणु का वर्जित आयतन B किसके बराबर हो जाएगा, यह B हो जाएगा 4 इंटू वास्तविक आयतन V के बराबर, है ना। ये क्या है एक अणु का वास्तविक आयतन V, है ना। तो ये हो गया B इज इक्वल टू 4V के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अणु का वर्जित आयतन इज इक्वल टू 4 इंटू अणु का वास्तविक आयतन, 4 इंटू अणु का वास्तविक आयतन। और अणु का वास्तविक आयतन कितना है, अणु का वास्तविक आयतन ये है 1/4 ऑफ 4/6 पाई सिग्मा क्यूब के बराबर है। तो 4 इंटू 1/4 ऑफ 4/6 पाई सिग्मा क्यूब के बराबर यह हो जाता है। और फिर अतः एक मोल अणुओं का वर्जित आयतन कितना हो जाएगा 4NV के बराबर हो जाता है। यह 4NV के बराबर हो गया। अतः B यानी B किसके बराबर हो गया 4NV, और V क्या है ट्रू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ट्रू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है 4/3 पाई सिग्मा/2 का क्यूब। तो इसको या तो हम इस तरीके से लिखते हैं या फिर 4NV के बराबर लिखते हैं। ये दोनों ही इक्वेशंस हमारी सही है। तो एक अणु का वर्जित आयतन हमारा B इज इक्वल टू हो जाता है 4NV के बराबर। अब इसके बाद हम गणना करते हैं, यह तो हो गया आयतन संशोधन अर्थात वॉल्यूम करेक्शन। इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे देन अब नेक्स्ट आता है दाब संशोधन यानी प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना एक पात्र है, एक पात्र जिसमें गैस भरी हुई है, गैस के अणु भरे हुए हैं, 1 मोल गैस भरी हुई है, और इस पात्र में खूब सारे अणु उपस्थित हैं। तो हम मध्य में स्थित किसी एक अणु पर विचार करेंगे, अणु की स्थिति पर विचार करेंगे। मान लीजिए ये अणु है, इसकी स्थिति पर विचार करेंगे तो इसके चारों तरफ उपस्थित जो अणु है वो उसको समान रूप से समान आकर्षण बल से अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इस ए अणु पर कुल फोर्स नेट आकर्षण बल कितना होगा 0 के बराबर होगा, यानी ए अणु पर शुद्ध आकर्षण बल नेट फोर्स कितना होगा 0 के बराबर होगा। ए अणु का कुल आकर्षण बल जो है वो 0 के बराबर होगा। अब हम दूसरे अणु की बात कर रहे हैं, दूसरा अणु B जो कि पात्र की दीवार से मतलब इस कंटेनर की वॉल से लगभग टकराने की स्थिति में है। तो जब यह टकरा रहा होगा तो इसके जो पीछे की ओर उपस्थित अणु हैं यानी चारों ओर उपस्थित अणु हैं, ये अणु क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जितने प्रेशर से इस वॉल से टकरा सकता था उतने प्रेशर से नहीं टकरा पाएगा, और उतने प्रेशर से नहीं टकरा पाएगा तो इसके द्वारा जो एक्सर्टेड प्रेशर है यानी पात्र की दीवार पर आरोपित जो दाब है उसमें कमी आ जाएगी। और यह दाब में कमी किसके बराबर होगी, यह दाब में कमी जो है वह हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं
कि यह दाब में इसके द्वारा पात्र की आरोपित जो दाब है, यह दाब किस किस के बराबर होगा? यह दाब होगा आइडियल प्रेशर, यानी आदर्श स्थिति में यदि मान लो कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो प्रेशर होता आइडियल प्रेशर, है ना, आइडियल प्रेशर। और आइडियल प्रेशर किसके बराबर होगा? कि गैस का टोटल प्रेशर प्लस पात्र की आदर दाब में कमी, क्योंकि पात्र की जो अणु हैं, किसी भी अणु के चारों तरफ उपस्थित अणु हैं, उस पर वो अणु जो हैं वो उसको किसी भी अणु को पात्र की दीवार से टकराने में कमी कर रहे हैं, क्योंकि टकराने से जो आरोपित दाब है उसमें कमी कर रहे हैं। तो कुल जो आदर्श दाब है पी आइडियल है वो किसके बराबर होगा? पी आइडियल इज इक्वल टू किसी भी गैस का कुल दाब प्लस दाब में कमी। दाब में कमी कितनी हो गई? पी के बराबर हो गई। तो इस प्रकार बी के समान और भी जितने अणु हैं जो कि लगातार बार बार टकराते जा रहे हैं, उन पर लगने वाला खिंचाव यानी अट्रैक्शन के कारण दाब में कमी उत्पन्न होगी। और यह दाब में कमी जो है, उत्पन्न कमी है, यह किस किस पर निर्भर करेगी? यह पहली तो निर्भर करेगी प्रति इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या अर्थात गैस के घनत्व पर निर्भर करेगी। और किस पर निर्भर करेगी? दूसरा फैक्टर प्रति इकाई समय में दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या पर भी निर्भर करेगी। और यह संख्या भी क्या होगा? प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या अर्थात घनत्व पर निर्भर करेगी। तो हम ये कह दें कि ये जो स्मॉल पी है, यह स्मॉल पी जो है यह एक तो डिपेंड कर गया रो पर, है ना, प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या पर, यानी रो पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा भी फैक्टर रो ही है, तो रो इंटू रो दोनों ही प्रति इकाई आयतन में जो घनत्व है वह उस पर दोनों ही रो पर निर्भर कर रहा है, अर्थात प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, घनत्व पर निर्भर कर रहा है। इसलिए दाब में उत्पन्न कमी, है ना, टकराने वाले अणु के द्वारा दाब में टकराने वाले अणु को उसके चारों तरफ उपस्थित अणुओं के द्वारा अट्रैक्ट करने के कारण दाब में उत्पन्न कमी कितनी होगी? पी इज प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर, यानी गैस के घनत्व के स्क्वायर के होगी, स्क्वायर के समानुपाती होगी। और यह क्या होता है? रो क्या होता है? 1/v के बराबर होता है। रो क्या है? आयतन का इन्वर्स है। और आयतन यदि n मोल्स हैं तो n/v के प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और चूंकि दो फैक्टर्स पर निर्भर कर रही हैं, तो दोनों फैक्टर्स के 1/v को ऐड करेंगे तो 1/v² हो जाएगा। और दोनों फैक्टर के यदि n मोल्स होंगे तो क्या होगा? an² के बराबर हो जाएगा। और ए क्या होगा? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पर जो कांस्टेंट आता है वो उसको ए हम कह देते हैं। हमने क्या किया कि दाब में उत्पन्न कमी रो स्क्वायर के समानुपाती है। और रो किसके समानुपाती होती है? यह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण रो स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/v²। तो दाब में उत्पन्न कमी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/v²। और 1/v² को हम क्या लिख सकते हैं? यदि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे कि हम ए लिखते हैं। और यह कांस्टेंट कहलाता है वान डर वाल्स कांस्टेंट, जो कि डिपेंड्स ऑन गैस नेचर ऑफ द गैस, तो गैशियस नेचर पे डिपेंड करता है। तो हमारा दाब में उत्पन्न कमी यानी किसी भी गैस को के अणु को उसके द्वारा घेरे गए अणुओं के द्वारा उत्पन्न आकर्षण बल के कारण जो दाब में उत्पन्न कमी है वह उत्पन्न कमी A/v² के बराबर होती है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यह हमारा आइडियल प्रेशर क्या हो जाएगा? आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस प्लस दाब में उत्पन्न कमी। दाब में उत्पन्न कमी कितनी हो गई? स्मॉल पी, है ना, स्मॉल पी विल बी इक्वल टू A/v² के बराबर है। तो आइडियल प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस का दाब प्लस दाब में उत्पन्न कमी A/v² के बराबर हो गया। तो पी आइडियल जो हो गया, पी आइडियल और वी आइडियल इज इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन है इसमें हम इसका मान रख देंगे। वी आइडियल तो क्या था हमारा? V माइनस एन बी। वी आइडियल क्या हुआ? V माइनस बी एन बी या V माइनस बी। और P आइडियल क्या हो गया? P प्लस A/v²।
पी आइडियल तो हो गया पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और वी आइडियल हो गया वी आइडियल जो है ये है वी माइनस बी, है ना। और यदि n मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और v माइनस एन बी, वी माइनस एन इंटू बी, ये हो जाएगा हमारा प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। और यहाँ हो जाएगा आर टी की जगह एन आर टी। तो हमारी जो मेन इक्वेशन है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती है कि P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। और यह जो करेक्टेड वॉल्यूम और प्रेशर की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम वंडरवॉल्स इक्वेशन कहते हैं। और जो कांस्टेंट है B और A, दीज आर कॉल्ड एज वंडरवॉल्स कांस्टेंट, A एंड B आर कॉल्ड एज वंडरवॉल्स कांस्टेंट। इस प्रकार से हमें वंडरवॉल समीकरण प्राप्त हो जाती है। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।